अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्लाइड आपको नज़र आ रही है? वालेकुम सलाम सर। जी, जी, आ रही है। All right, we are starting our lecture number 9 of linear algebra. Uh, Before starting, I would like to know if there is any question from the material we have covered up till now. कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आपने समझनी है? ओके। हमारा ये एजेंडा ऑफ थिंग्स है जो हम लर्न कर रहे हैं। हमने अभी तक लीनियर इक्वेशंस देखा, उन्हें गॉसियन और गॉसियन जॉर्डन और चार मेथड से उनके इन्वर्सेस मालूम करना सीखे। उसके बाद हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को हम स्टडी कर रहे थे इन द लास्ट लेक्चर। कुछ हम कवर कर चुके हैं मैट्रिसेस का ऑपरेशन और कुछ अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज अवर एजेंडा। मैट्रिक्स के ऑपरेशन में मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स, ये ऑपरेशन हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस में हैं और जो हम इंटीजर अलजेब्रा में भी देखते रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम देखना चाहते हैं कि क्या वो हाउ these matrices behave under those conditions। जैसे आपने इंटीजर अलजेब्रा में भी ये बातें सुनी होंगी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के नंबर आपस में स्वैप हो सकते हैं कि नहीं, क्या वो उनकी ग्रुपिंग को आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें। अब वही बातें हम देखना चाहते हैं, हाउ matrices behave under those situations। are this their behavior is same as the integer numbers और matrices behavior is different। तो अब हम वो देखते हैं। तो एक चीज़ जो हमने, एक प्रॉपर्टी जो हम नंबर्स के सिस्टम में देखते थे, वो हमने देखा कि हमेशा दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक ही रहता है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, वी गेट द सेम आंसर। ये हमारा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा इंटीजर में होल्ड करता था। लेकिन मैट्रिसेस में अगर हम इस लॉ को ट्राई करें कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय बी वर्सेस बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ई, इनमें हमने ऑर्डर चेंज किया है, तो इस मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ हमेशा होल्ड नहीं करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी, इसमें हमेशा होल्ड करेगा इंटीजर्स में, मगर इधर इट इज़ नॉट नेसेसरी। देर आर सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशन एंड कंडीशन जिसमें वो इक्वलाइज भी सकते हैं, बट एज ए लॉ फॉर ऑल मैट्रिसेस ए इंटू बी, बी इंटू बी इज नॉट ट्रू। तो ये एक हमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बार बार हमारे एक्टिविटीज़ में आती है, एंड वी शुड बी नोइंग दैट, कि हम ये ना कर लें कि अपने एक्सप्रेशंस में या कैलकुलेशंस में ये कहें कि जहाँ ए इंटू बी लिखा है उसकी जगह बी इंटू ए लिख कर और आगे चलें। जब हम मल्टीपल मैट्रिसेस के ऑपरेशन और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो वी कैन नॉट डू दिस। ठीक है। और अब ये एक बात कि व्हाई इट इज़ नॉट इन केस ऑफ मैट्रिसेस, देयर आर मल्टीपल रीजंस कि जिसकी वजह से ये नहीं होगा। मसलन इसको हम पहले, मसलन ए बी के अगेंस्ट बी ए डिफाइंड ही ना हो। मसलन कि हम कहें कि अगर ए जो था फर्स्ट मैट्रिसेस की जगह ये से 3/4 था, ये मैट्रिक्स थी, और बी जो है वो 4/5 है सपोज, 4/5। तो जब हम ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये
इसकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये 4 आपस में मैच कर रहे हैं और इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, डिफाइनेबल है। और ऑफ कोर्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी 3 into 5, तो ये डिफाइंड है, हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ए था और ये बी थी, मैट्रिक्स बी, इनको अगर हम स्वैप कर ले पोजीशन को, यानी अगर पहले ये मैट्रिक्स लिखे हैं 4 into 5, ये वाली 4 into 5, और दूसरे नंबर पे यानी अब हम बी पहले लिख रहे हैं और फिर लिखे 3 into 4, 3 into 4, 3 into 4। अब ये जो इसका कॉलम की तादाद और इसकी रो की तादाद ये मैच नहीं कर रहे, यानी ये एक नहीं है। जबकि हमने ये रूल समझा है, जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये इसके कॉलम और इसकी रो का इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इन दो चीजों की। इसलिए हम कहेंगे बी ए इज नॉट डिफाइनेबल, डिफाइनेबल ही नहीं है। ये पहला केस जो हम रीजन है जिसकी वजह से ये स्वैपेबल ना हो। दूसरा केस कि ये डिफाइनेबल हो लेकिन प्रोडक्ट मैट्रिक्स का साइज डिफरेंट हो। ठीक है? हम कहें कि ओके, कि हम एक मैट्रिक्स हो 3/4, चलो हम इसी के लिए, पहली मैट्रिक्स 3/4 है और दूसरी मैट्रिक्स 4/5 है। ओके, दूसरी मैट्रिक्स 4/3 है। ठीक है। अच्छा, अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैच कर रहा है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 3/3 होगी, प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी 3/3। ठीक, अब हम ये बी मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं, ये 4/3 है और ए को बाद में लिखते हैं, ये 3/4 है। अच्छा, अब ये मैच कर रहे हैं, ये डिफाइनेबल तो है, ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइनेबल है, मगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी ऑफ साइज 4/4। ये मैट्रिक्स का साइज ही डिफरेंट है प्रोडक्ट का, यानी हमें ये फर्स्ट लेवल पर ही नजर आ रहा है कि दे कैन नॉट बी इक्वल। तो ये वाले सिचुएशन भी हो सकती है। तो और फिर ये तो था कि साइजेस की वजह से ही मामलात आप तय कर लो कि ये नहीं हो सकती, और हम प्रूव कर रहे हैं कि इन केसेस में ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी प्रोडक्ट स्वैप करने से। और फिर लास्ट सिचुएशन, यानी ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड एंड दे हैव द सेम साइज, यानी अब ये वाली पोजीशन भी, सपोज ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी पहले दो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद मैट्रिसेस कैन स्टिल बी कि वो ये प्रोडक्ट बराबर ना हो, बिकॉज ऑफ द नंबर्स जो उनके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी अब ये डिफाइनेबल हैं और प्रोडक्ट भी हो जाती है, साइज भी प्रोडक्ट का सेम है, मगर उनके अंदर नंबर फिर भी सेम ना हो। सो दिस इज पॉसिबल इवन देन। तो ये इस हम कम्यूटेटिव की तमाम कंडीशंस को हमने देखा। अब हम अगर सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटीजर नंबर्स की थी वो मैट्रिसेस के बारे में देखें, तो वो यहाँ पर लिस्टेड है और वी मस्ट नो देम जब हम उनको यूज कर रहे हैं। ये देखा कि हमने मैट्रिसेस का ये कम्यूटेशन इन टर्म्स ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए होता है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस है। अभी जो हम देख रहे थे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने कहा मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं है। अब हम कहते हैं क्या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ट्रू है मैट्रिसेस के लिए? यस, इट इज ट्रू। अगर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स में ऐड की जाए, उसके बरक्स अगर दूसरी मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स में ऐड की जाए, दोनों का आंसर और रिजल्ट एक होगा। इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस फॉर एडिशन इज ट्रू, फॉर मल्टीप्लिकेशन इट इज नॉट ट्रू, फॉर एडिशन इट इज ट्रू। अच्छा, अब एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं।
एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो ट्रू। अगर यानी तीन मैट्रिसेस हैं, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि अगर लेट से तीन चीजें हैं और आप पहले सेकंड और थर्ड को एसोसिएट करो और रिजल्ट बनाओ, या पहले फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट करो और उसमें थर्ड को शामिल करो, इसको एसोसिएटिव कहते हैं। एसोसिएट इन्हें कैसे करें, एसोसिएट डिफरेंट तरीके से करना। तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ ट्रू होगा कि ए को ऐड करें बी प्लस सी में, या ए प्लस बी में सी को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट एक ही रहेगा। तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन इज ट्रू। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू नहीं था। कम्यूटेटिव लॉ में क्या था कि अगर मैट्रिसेस की पोजीशन को स्वैप किया जाए तो वो इक्वल नहीं होती। लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज ट्रू। इसमें आपने कहीं मैट्रिक्स को स्वैप नहीं करते, मगर ग्रुपिंग का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ एडिशन में था, इसी मल्टीप्लिकेशन में कि अगर तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी और आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करो, फिर रिजल्टेंट जो आए प्रोडक्ट मैट्रिक्स उसको ए से मल्टीप्लाई करो, एक तरीका। दूसरा, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर जो उसका रिजल्ट आए उसको सी से मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट दोनों के इक्वल होंगे। तो एसोसिएटिव लॉ में मैट्रिसेस इक्वल हैं, कम्यूटेटिव लॉ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट में, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझना चाहिए। फिर इस तरह की चीजें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं कि एक को दूसरी से इस तरह के, एक प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव के ए को बी, इसको ब्रैकेट को खोलें तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये तो ये डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट लेफ्ट पे अगर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहते हैं। ये वाली चीज मैट्रिसेस में भी ट्रू है। राइट पे डिस्ट्रीब्यूटेड यानी ये ए इधर लिखा हुआ है तो बी इंटू ए और प्लस सी इंटू ए, ये भी ट्रू है। राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे भी ये फिट आती हैं। मैट्रिसेस का यही डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ माइनस के केस में भी ट्रू होता है। इसी तरह अगर एक नंबर से, कांस्टेंट नंबर से बी प्लस सी का ये वाला हम अप्लाई करें, जैसे यहाँ मैट्रिसेस के साथ अप्लाई कर रहे थे, ए मैट्रिक्स को बी माइनस सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, या ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये हमने भी देखा अगर यहाँ ए मैट्रिक्स की जगह ए नंबर है और अंदर बी प्लस सी मैट्रिक्स है, तो ये नंबर भी उसी तरह ए के ए इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस ए इसका मल्टीप्लाई, कि ये भी ट्रू है, ये भी वैलिड है। आप इन चीज़ों को टेस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये वाला कि अगर फर्स्ट उस पर दो नंबरों का एडिशन है और वो सी से मल्टीप्लाई होना है, तो ये सी इस ए के साथ ए सी, ये सी इस बी के साथ बी सी, ये भी ट्रू है। और फिर इस तरह से हो अगर कि एक मैट्रिक्स अपने नंबर से मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स बनी है, उसको आप एक और नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इक्वलेंट होगा कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को दोनों नंबरों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करो। ये हम सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं मैट्रिसेस की, जो जैसे हमने देखा कि ये प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि जो इंटीजर के केस में बातें हों वो मैट्रिक्स के केस में हो। जैसे इसमें से हमने एक यूनिक चीज वो ढूंढी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में नहीं होल्ड किया। अच्छा, अब जैसे एक कम्यूटेटिव लॉ हमने ऑब्जर्व किया था, एक और है कि कैंसिलेशन लॉ भी वैलिड नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड किया, और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। व्हाट इज द कैंसिलेशन लॉ? कैंसिलेशन लॉ ये है कि अगर ओके, इसके हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। अच्छा, कि अगर
ये दोनों साइड से हम एक कॉमन चीज निकालें तो वो कैंसिल नहीं हुआ, यानी कि इसके एग्जांपल इफ आई कैन फाइंड वन, ये कैंसिल है, ये भी। अच्छा, इसमें ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एक और मैट्रिक्स है बी, ये सी, ये डी। अच्छा, अब हम अगर नंबरों को कर रहे होते हैं नंबर सिस्टम में, इंटीजर में, तो हम कहते हैं ए बी और ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये ए दोनों तरफ कॉमन है, ये ए कैंसिल हो जाता है और फिर हमारा बी इक्वल टू सी होता है। अगर यहाँ पे इंटीजर नंबर हो और हम कोई कहें, इंटीजर नंबरों में हमारा असूल है कि अगर एक इंटीजर नंबर है उस ए है, दूसरा इंटीजर नंबर बी है, और अगर दूसरे साइड पे दो नंबर हों जिनकी प्रोडक्ट फर्स्ट करो ए और सी हो, यानी एक नंबर की प्रोडक्ट इस नंबर से जो आंसर आ रहा है, अगर उसी नंबर की प्रोडक्ट इस नंबर से आंसर सेम आ जाए, इसका मतलब है कि फिर ये बी और सी दे आर सेम, फिर बी और सी का सेम होना जरूरी है। इसको कैंसिलेशन लॉ के, अगर हम दोनों तरफ से ए को कैंसिल करें तो बी और सी जो रह जाते हैं दे विल बी इक्वल, दे हैव टू बी इक्वल फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी सेम। ये है कैंसिलेशन लॉ इन इंटीजर। दिस डज नॉट होल्ड गुड फॉर मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस में जरूरी नहीं है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये ट्रू हो तो हम कहें कि ओके, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली बी इज इक्वल टू सी। इस केस में बी इज इक्वल टू सी, ये हमेशा ट्रू होगा। कैंसिलेशन कर दी और बी इज इक्वल टू सी ऑलवेज। इस केस में बी इज इक्वल टू सी इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अच्छा, अब इसको बात को, इट लुक्स लिटिल फनी कंपेयर टू इंटीजर लॉ। ओके, हम इसको एग्जाम्पल से, क्या मायने हैं इसके और क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, वो हम यहाँ, ये उसके लिए एग्जाम्पल है। ये ए है और ये बी है। अब आप ए इंटू बी फाइंड कीजिए, ए इंटू बी। चलो, हु वुड फाइंड, बताइए मुझे ए इंटू बी क्या है। बोलो भाई। ये दो 2x2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, नहीं? अच्छा, अच्छा चले, वेरीफाई करने का तरीका यह है कि ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, जो मैं आपसे भी कर, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करें, तो ये एक आ जाएगा ए इंटू बी, एक आंसर आएगा ए इंटू सी। ठीक है, अब आप देखें कि क्या ये ए बी और ए सी जो है वो एक मैट्रिक्स आ रही है, क्या दोनों का आंसर यही आया? ये मैट्रिक्स है, जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपको ये आंसर मिलेगा, और फिर आप ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स इस तरह लिए कि फिर भी आपका यही आंसर आएगा, और ये दोनों बराबर हैं, यानी ए का प्रोडक्ट बी से और ए का प्रोडक्ट सी से इक्वल है। इसको आप, यू कैन चेक इट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल। ये वेक्टर इस रो से मल्टीप्लाई करें, सम ऑफ यू शुड हैव आंसर्ड दिस थिंग। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ए इंटू बी का आंसर क्या ये है कि नहीं, आप इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो इन दोनों को ऐड किया, डॉट प्रोडक्ट ली इसकी और इसकी, तो ये 3 आ गया। इसी तरह इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट ली, ये 0 और ये 2 3 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, फिर हमने ये हमने पहले पहले कॉलम को लिया, अब सेकंड कॉलम को लेकर 1 4 को इससे ले तो ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 4 ये 4 हो गया। फिर इसको दूसरे उससे ले तो 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 4 ये हो गया। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को ये चीज़ें बाय नाउ यू शुड बी वेरी कन्वर्सेंट विद। जब आपसे कहा जाए करें इन दो को मल्टीप्लाई, यू शुड क्विकली बी एबल टू डू दैट। लीनियर अलजेब्रा आप सीख रहे हैं तो अब आप इस लेवल से आगे गुजर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा कि ए को बी से, इसी तरीके से ए को सी से मल्टीप्लाई किया। ये कॉलम लें, इससे मल्टीप्लाई करें, ये 2 इंटू 0 हो गया 0, और ये 3 इंटू 1 3, तो ये आंसर इधर भी आया। इसी तरह
इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों केस में ये आंसर आया। अच्छा, अब हमने कहा यार अगर ये आंसर हो तो मैं इंटीजर अलजेब्रा में बी और सी बराबर होने चाहिए। इधर भी क्या बराबर है? नहीं, बी ये है और सी है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करें कि हम क्या ओके दोनों तरफ से ए कैंसिल हो गया इसलिए बी इज इक्वल टू सी, नो इट इज नॉट इक्वल। तो दैट इज कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन मैट्रिसेस। और इस और एक ये इसका कि भाई रिजल्टेंट मैट्रिक्स जीरो होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स जीरो, कई दफा नॉन जीरो मैट्रिसेस में भी आपको रिजल्ट जीरो मिल सकता है। जैसे ये ए और डी का दिखाया, ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो जीरो आई। ये एग्जांपल दिखाई कि द टू मैट्रिसेस डोंट हैव टू बी, वन ऑफ देम डजंट हैव टू बी जीरो टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट जीरो। ये अब जिस तरह मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दिखाई कैंसिलेशन की, इसी तरह आप ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, यू मे बी आस्क्ड बाय समबॉडी और यू मे नीड टू सी के यार क्या ये लॉ ट्रू है। जैसे अब मैं जब आपसे ये कहता हूँ कि यार ये ट्रू है, ये लॉ ट्रू है, तो आप कहें कि यार ये तो स्टेटमेंट हो गई कि ट्रू है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ट्रू होगा, आई फील कि ये नहीं होगा। ओके, एक तरीका ये कि आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से चीज़ों को प्रूव करें, प्रूफ बाय मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। दूसरा तरीका टेकिंग बाय फ्यू एग्जांपल्स। आप देखें ए बी सी लेके देखें और देखें कि यार बी सी को मल्टीप्लाई करूं उसमें ए से करूं फिर क्या बनता है फाइनल आंसर, और ए बी को मल्टीप्लाई करूं सी से करूं फिर क्या बनता है, और आपके हाँ यार ये तो वाकई एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड हुआ ऑन एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ दिखाई कि ये वो तरीका है एक कि आप एक्चुअल कैलकुलेशन से भी वेरीफाई करके सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यस इट इज पॉसिबल, ऑल्दो दैट डज नॉट गारंटी ऑल द केसेस, बट एटलीस्ट फ्यू केसेस से उस बिहेवियर की पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि यार ऐसा हो तो सकता है। या हम कहें कि यस इट इज पॉसिबल, वी आर टेलिंग इट इज पॉसिबल बट नॉट शो बाय ऑन दिस एग्जांपल कि यस इट इज पॉसिबल। अब ये आपको टास्क दिया है, तो अब ये शो करना कि यार मैं इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा हूं तो कैसे शो करूं। यानी हमने बता दिया कि यार ये प्रॉपर्टी सही है और ये मैट्रिसेस ले लो, या आप कोई एग्जांपल मैट्रिक्स ले लो और शो करो कि ये ऐसा है, तो कैसे शो करोगे। इसको शो करने के लिए पहले यहाँ लॉजिकली आपको नजर आएगा कि मैं तीन मैट्रिसेस अगर हैं, पहले मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसी तरह पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट को इससे करूँ, और अगर वो ये इक्वल आए तो मैं कहूँ हाँ यार ये इक्वल है। वो यहाँ पे शो किया हुआ है ये कि अगर तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, और आपसे कहा जाए कि एसोसिएटिव लॉ इस पर शो करो कि वर्क करता है इस सेट पे, तो आप क्या करोगे, ये करोगे वही एसोसिएटिव लॉ में क्योंकि था ए बी, ये वाला एसोसिएटिव लॉ है, ए को बी सी से अगर आप करें और ए बी को सी से करें तो ये बराबर होते हैं, ए बी को सी से करें तो ये आपस में बराबर हो, ये एसोसिएटिव लॉ है। अब आप इसमें ये करें, क्या करेंगे, आपने ये ए बी वाला ग्रुप ये फाइंड कर लिया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स आ गई। बी सी वाला प्रोडक्ट ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बी और सी को, ये मैट्रिक्स आ गई। अब आपने शो करना है कि अगर ए को बी सी से प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूं और उसका आंसर देखूं, तो आपने ए को जो बी सी आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, ए और बी सी को, अब ए लिया और बी सी जो रिजल्ट आया था यहाँ पर, ये बी सी का रिजल्ट ये आया था, ये आपने यहाँ पर लिखी है, ठीक, और ए आपका जो ओरिजिनल था वो लिखा है, और अब इन दो को मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आ गया। इसी तरह ए बी को, ये राइट हैंड साइड, ए बी को सी से करें, ए बी आप यहाँ ए बी ये कर चुके थे, ये ए बी आपने लिया यहाँ लिखा, सी जो है वो आपको गिवन है ये लिखा, इन्हें मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट आया, और आपने देखा कि यस मेरा ये वाला रिजल्ट मैट्रिक्स का सेम है जो ये रिजल्ट है। तो आपने यहाँ पर अब प्रूफ किया है बाय कैलकुलेशन ऑन द गिवन मैट्रिसेस दैट ऑन दीज मैट्रिसेस, ऑन गिवन मैट्रिसेस
the associative law of multiplication is holds good. ये आपको many a times you may be required to show that, you should know कि मैंने इसको कैसे शो करना है इस बात को. ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी तरीके से रिजल्ट कोई निकाल लें और आप कहें, बल्कि इस लॉ, इस रूल्स के तहत. इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ये शो करो उन ABC पर कि क्या B और C को ऐड करके उसको A से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही होगा, यानी ये वाला लॉ, ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, वो कहें कि प्रूव करो ऑन दीज मैट्रिसेस, तो क्या करोगे? पहले सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करोगे और उसको फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक रिजल्ट आपको मिलेगा. फिर आप A और B को मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, एक चीज आएगी. फिर A और C को मल्टीप्लाई करोगे, एक और चीज आएगी. और फिर इन दो को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा. आप देखोगे ये जो रिजल्ट बना और इधर जो आपका रिजल्ट बना था, इन दो को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करने से इन दो के फाइनल आंसर एक जैसे हैं. तो फिर आप कहोगे ओके, आपने ये प्रूफ किया, इस एग्जाम्पल पे प्रूफ किया कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होल्ड्स गुड ऑन दीज मैट्रिसेस. ओके, तो दिस आर द, ये जो पूरा टेबल है, इनकी कोई भी प्रॉपर्टी को एक सेट ऑफ मैट्रिसेस पर आपको प्रूफ किया जा सकता है, एनी मैट्रिसेस जो कंपैटिबल है. हाँ, यहाँ इनके लिए ये रूल है कि ऐसी मैट्रिसेस जो जिन पर वो ऑपरेशन डुएबल है, डिफाइनेबल है, यानी अगर हम कह रहे हैं कि ए बी सी में हमें बी सी को मल्टीप्लाई करना है और ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो इनके साइजेस ऐसे हैं कि ये डिफाइनेबल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर साइजेस डिफाइनेबल हैं तो फिर कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज हमें वो प्रॉपर्टी करेक्ट मिलेगी हमेशा, जो हम कह रहे हैं कि इट होल्ड्स गुड. ये हमारे ऑपरेशंस थे मैट्रिसेस के जो हमने दिखाए. अब जीरो मैट्रिसेस. अच्छा, जीरो मैट्रिक्स जिस तरह हम पहले आपको और कॉन्टेक्स्ट में दिखा चुके हैं, एनी मैट्रिक्स विच हैज ऑल टर्म्स एज जीरो इज ए जीरो मैट्रिक्स. ये सिंपल है जीरो मैट्रिक्स की. यानी इंटीजर में जीरो का मतलब एक नंबर जीरो, मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स का मतलब है एक मैट्रिक्स जो भी डायमेंशन उसकी हो सकती हैं, लेट से जिसमें सारे एलिमेंट जीरो. ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, खाली एक रो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है. तो सारे केसेस में अगर तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं और मैट्रिक्स की शक्ल में है तो ये एक जीरो मैट्रिक्स. इनको लिखने में कई जगह बोल्ड फेस जीरो जैसे मैट्रिक्स को लिखा, तो अगर उसको वाजे करना हो कि ये जीरो मैट्रिक्स किस साइज की है तो फिर इस तरह भी लिखने का रवाज बताना. अमूमन किसी वेक्टर मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स को लिखने के लिए खाली बोल्ड फेस जीरो लिखना काफी है. यानी जीरो मैट्रिक्स विद वन कॉलम, एक कॉलम ऑफ जीरो मैट्रिक्स को खाली बोल्ड फेस जीरो से लिख देना कॉमन प्रैक्टिस है, कि उसमें आपको साइज लिखने की जरूरत नहीं. अच्छा, जीरो मैट्रिक्स का रोल क्या ऐसा ही है, बहुत सारी चीजों में जीरो मैट्रिक्स का बिहेवियर उस तरह ही है जैसे जीरो नंबर का हमारे मैथ्स में है काफी जगह. ऑल्दो जीरो मैट्रिक्स जीरो नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है. जब हम कहते हैं मैट्रिसेस में कि a प्लस जीरो, तो इसका मतलब है ये एक मैट्रिक्स A है, मे बी ये 2x2 मैट्रिक्स हो, 3x2 मैट्रिक्स हो, और इसको ऐड कर रहे हैं एक और मैट्रिक्स में. ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस की डायमेंशन एक होना जरूरी है. तो अगर ये 3x2 मैट्रिक्स है तो इसमें जीरो मैट्रिक्स जो कि 3x2 साइज की है, इसे ऐड करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आंसर में आएगी, जीरो मैट्रिक्स पहले लिखें या बाद में, क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी है और ये जीरो मैट्रिक्स से ऐड करके रिजल्ट वही रहता है अनचेंज. तो ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में भी कि जीरो को ऐड करना ऑन एनी साइड रिजल्ट विल बी सेम, ये होल्ड करता है. ये बातें हर हमेशा नहीं ट्रू होती इंटीजर वाली इधर,
तो हमें ये बाय प्रॉपर्टी और बाय बिहेवियर पता होनी चाहिए। जहां कहीं हमें रिप्लेसमेंट करनी हो, कैन यू डू इट और नॉट। अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट ऐड में दोनों मैट्रिक्स की डायमेंशन एक होनी चाहिए, और अगर ये दोनों एक जैसी हैं तो इनके एलिमेंट भी एक जैसे होंगे। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी इस साइज की जो ए के साइज की है, और उसके तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, तो ये जीरो हो गए। जीरो में से सब्ट्रैक्ट करें ए को, मैट्रिक्स को, तो माइनस ए मैट्रिक्स आएगी। माइनस ए मैट्रिक्स ये होता है कि ए मैट्रिक्स से तमाम एलिमेंट्स नेगेटिव हैं। इसी तरह अगर ए मैट्रिक्स से जीरो को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, तब भी रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स होगी, और जीरो को ए से मल्टीप्लाई करें तो जीरो मैट्रिक्स होगी। या आप इनको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, और आपको इनको एज अ प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं। जहां भी कहीं इन चीजों की जरूरत पड़ेगी बाद में, जब आप मैनिपुलेशंस कर रहे होगे मैट्रिसेस की, तो आपको ऐसा सिंप्लीफिकेशन करने की नीड आएगी। आपको पता हो कि ये आप रिप्लेसमेंट या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो या नहीं। जैसे अभी हमने पीछे दो बातें बड़ी ऑब्वियस वाली देखी, जो हमें बड़ी ऑब्वियस लगती थी कि यार ये तो कर ही सकते हैं। एक तो वो कैंसिलेशन लॉ, कि यार दोनों तरफ ए है, कैंसिल कर दो। या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए को बी से कर रहे हो, बी को ए से कर रहे हो, ये तो एक ही बात है, रिप्लेस कर दो। तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है। तो हमें ये बातें पता हो कि कौन सा है, कौन सा नहीं है रूल। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर तमाम वन हो। फर्क है, वर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क है। अगर मैट्रिक्स के तमाम, अगर ये मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, जैसे यहां चले 1 2 3, और ये 0 0 है, ये भी 0। अच्छा, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके एलिमेंट सिर्फ डायगोनल पर हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। मगर डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स वन नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट्स वन हो डायगोनल पे, ये भी वन है, ये भी वन है, और ये भी वन, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई जो हम कहते हैं। अच्छा, अब आई के साथ हम अक्सर जगह आपने देखा होगा नंबर भी लिखते हैं। साइज, आई के साइज में, मैट्रिक्स के साइज में हमें दो चीजें लिखनी पड़ती थी कि जब हम मैट्रिक्स की डायमेंशन देते हैं तो हम m इंटू एन की शक्ल में देते हैं। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है तो m इंटू एन, थ्री डायमेंशनल और भी ज्यादा, ये हम a m इंटू एन के तौर पर डायमेंशन देते हैं। आई मैट्रिक्स में डायमेंशन एक ही देना काफी है। क्यों? कि आई मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये आपको मालूम हो। आई मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए अब हम इसमें, अगर इसकी डायमेंशन एक साइड में m है तो दोनों साइड में m होगी, अगर एक साइड में n है दोनों साइड में m, तो हम खाली एक दफा लिख देंगे m। फर्ज करो ये आई m या आई में भी n, जो भी नंबर है एक दफा लिखेंगे। इसका मतलब है कि इट्स ए आई मैट्रिक्स ऑफ साइज m बाई m। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो एक लिख देना काफी है। और आई मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n, दोनों डायमेंशन एक ही होती है, इसलिए एक दफा हम लिखते हैं। अच्छा, अब आई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की तरफ चले जाते हैं। अगर एक कोई मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स है जो m बाई n है, ये एक मैट्रिक्स है गिवन, आप उसकी डायमेंशन है। इस मैट्रिक्स में अगर a को आई n से मल्टीप्लाई करें या आई m को a से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमेशा a मैट्रिक्स होगा आंसर। डू यू सी दैट? क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि ऐसा होगा? और इसमें हम ये क्यों लिख रहे हैं आई एन? क्या a इंटू आई एम इज ऑल्सो a? इसी तरह क्या आई एन इंटू ए इज ऑल्सो a या नहीं? बताइए। क्या यही मैं कह रहा हूं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अक्सर आई या नंबर वन के तौर पर ली जाती है। अच्छा, अब असल में बात क्या है, जिस तरह अभी हमने जीरो मैट्रिक्स देखी थी कि हमने
जीरो मैट्रिक्स को देखा था कि जीरो मैट्रिक्स प्लस ए, या जीरो प्लस ए कहा हमने, या हमने कहा ए प्लस जीरो, ये पीछे पीछे किया, इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफी हद तक एक वन की हैसियत रखती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन की हैसियत, यानी उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहती है। ये है, एक वन की शक्ल में है। जैसे ऐड, जीरो को ऐड करें तो चीज अनचेंज रहती है। ठीक है ना? इस तरह आमतौर पे हमारे इंटीजर अलजेब्रा में वन से हम एक को मल्टीप्लाई करें या ए को वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा एक ही रहता है। ये इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल एज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वन की तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, लेकिन इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप, ये मैट्रिक्स थी अगर ए, तो आपको ओके डजंट मैटर, आई एन इंटू ए इज इक्वल टू सेम एज ए इंटू आई एन। ये इसमें ट्रू नहीं है। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि एक मैट्रिक्स आई एन इंटू ए इज सेम एज ए इंटू आई एन। नो, ये इस केस में ट्रू नहीं होगा हमेशा। हमेशा क्या, अगर मैट्रिक्स ए जो है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ये एनी में ट्रू नहीं होगा, ये नहीं ट्रू होगा। जबकि आई की हैसियत एक यूनिट नंबर वन की जैसी है मैट्रिक्स में, मगर उस पर पाबंदियां हैं बिकॉज ऑफ मैनी मैट्रिक्स बिहेवियर। अब यहां क्या हो रहा है, अगर ये m बाई एन थी तो ये, अगर ये a जो था वो m बाई एन था। अच्छा, ओके, चलो उस तरह लिख ले, a वॉज m इंटू एन मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स ये है, अगर n इंटू एन है एक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n इंटू एन है, अब इनके ये दो बीच वाले मैच कर रहे हैं, यानी अब मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट प्रोडक्ट लेना, उसकी रो और उसका कॉलम लेके मुमकिन है। अब इनकी प्रोडक्ट का आंसर अनचेंज ए ही आएगा, लाइक वन, नंबर वन, मगर ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसको अदरवाइज लिखूं, इस वाली बात को, कि आई एन इंटू ए लिखूं, आई एन इंटू ए, आई एन इंटू ए लिखूं, अब ए की डायमेंशन जो है एम इंटू एन है, हमें गिवन है, और इसकी डायमेंशन जो है वो एन इंटू एन है, एन इंटू एन। अब ये वाले जो बीच के दोनों हैं ये बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते बाय द कंस्ट्रेंट ऑफ मैट्रिक्स डायमेंशनलिटी, ये डिफाइनेबल नहीं है आई एन इंटू। तो इसलिए हम कहेंगे नो, ए इंटू आई एन इज नॉट इक्वल टू आई एन इंटू ए, एक डिफाइनेबल ही नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। दोनों तरह से इस आई एन को दोनों तरफ लिखकर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह ये आई एम वाला केस है कि इधर लिख के कर सकते हैं, उधर लिख के नहीं। तो कंस्ट्रेन है डायमेंशन का, अगरचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन मेनी वेज बिहेव लाइक ए नंबर वन मोस्ट ऑफ द टाइम, मगर इस कंस्ट्रेन के तहत पाबंदी है, जो मैंने ये बताया है कि ये वन की तरह बिहेव तो करती है बहुत सी सिचुएशन में, जो हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा। अच्छा, ये वो प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रैक्टिकली भी चेक की, और ये एज ए रूल भी थी। ये रूल्स इस सेंस में आपके वो काम आ सकते हैं, जो आपने, हमने एज ए रूल, हमने एज ए प्रैक्टिकल इसको देखा है। अब आप इसको एज ए रूल भी देख लें कि अगर कोई एक ए मैट्रिक्स थी जो n बाई एन साइज की है, और आप उसको रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म में उसे रिड्यूस करें, है, और वो आर बनती है, आर मैट्रिक्स बनती है, यानी यानी हम, ये ए है मैट्रिक्स,
ये n बाई n साइज की थी, और इसको आपने इस पर रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म या गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन अप्लाई की, गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन अप्लाई की, या रेड्यूस्ड, ये अब आप टर्म्स को समझना आपको शुरू हो जाना चाहिए, रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म अप्लाई की। ये टर्मिनोलॉजी अब आपको एग्जाम्स और क्वेश्चंस और उसमें होगी, तो आप इनको समझें। रेड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म या ये गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन आपने अप्लाई की इस पर, तो आपकी एक मैट्रिक्स आ रही है आर, इस रिडक्शन के बाद आर आती है। तो ये रिडक्शन के बाद असूलन गॉसियन जॉर्डन के बाद आपका टारगेट क्या है कि जब ये रिड्यूस हो तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हमने अभी देखी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वी आर होमिंग फॉर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस केस में अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स थी तो n बाई n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए इन द आंसर रिड्यूस्ड के बाद, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक इक्वेशन डिपेंडेंट हुई, आपका ये जो a n बाई n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का सेट है, इनमें अगर कोई इक्वेशन दूसरे पे डिपेंडेंट हो, सारी इक्वेशंस इंडिपेंडेंट ना हो, तो वो जब हम रो मैनिपुलेशंस करते हैं तो दैट होल इक्वेशन या रो विल बिकम जीरो। तो अगर वो जीरो हो जाएगी तो इसमें वो जो जो भी हो जाएगा जीरो, उसके अंदर फिर ये डायगोनल का वन है वो मिसिंग होगा, वो डायगोनल का वन नहीं आ सकता। तो अगर सारी इक्वेशंस इंडिपेंडेंट ना हो तो रो ऑपरेशन के दरमियान कोई एक रो जीरो हो जाए, फिर गॉसियन जॉर्डन मेथड्स पर से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं निकाल सकेंगे। कोई एक रो फर्ज करें, ये रो ये जीरो हो गई, जैसे आपका हमने जो एग्जांपल दी थी उसमें ये था, ये जीरो हो गई, ठीक। तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं एंड में आपको मिल सकी, क्योंकि ये यहाँ है और यहाँ पे मिसिंग हो गया। इट्स नॉट आपकी लेट्स से ये आपकी प्रॉपर वो नहीं। उसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा क्या हुआ कि आपके इधर यहाँ जो बी वाली चीजें थी, इधर बी की मामला थे, तो अगर ये सारे वन हो जाते हैं तो आपका आंसर बन जाता है कि x1 का ये आंसर है, बी x2 का ये आंसर है, x3 का ये आंसर है, ये सारे आपके आंसर बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक यहाँ जीरो हो गया, इसका मतलब x3 का तो आपको आंसर नहीं, आप x3 का आंसर तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, कि आपका यहाँ x3 नहीं है, x3 वैनिश हो गया है, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। इसलिए अब आप आपके आंसर, ये x2 का आंसर इन टर्म्स ऑफ x3 आएगा, फर्स्ट को आपके x2 का आंसर x3 की शक्ल में आएगा, x1 का आंसर दूसरे की शक्ल में आएगा, और इस तरह आपका ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। ओके, अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमने सीखा था, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कई तरीकों से हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सीखा है। अब हम थोड़ी उसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी और ये इन्वर्टेबल है, अब ये लैंग्वेज और इसका मायने और उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी, अब आपको ये चीज़ें बार बार इसलिए अब दिखाई जाएंगी कि आपको ये लैंग्वेज इसकी समझ आए। जब आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा या आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे या आप अपने सॉल्यूशन में उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे होगे, तो यू हैव टू नो दिस मैथमेटिकल लैंग्वेज, नॉट कि आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज में उसको कहें। ये बात कहना, ये पूरा सेंटेंस कि अगर ए और बी आर इन्वर्टेबल, यानी ये ऐसी मैट्रिक्स हैं जो इन्वर्ट की जा सकती हैं, और ये सपोज के ये एक ही साइज की भी हैं, सपोज साइज भी उनका एक है और वो इन्वर्टेबल भी है, तो फिर अगर ये अलग अलग इन्वर्टेबल हैं तो इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी इन्वर्टेबल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, यानी अगर ए और बी सेपरेटली इन्वर्ट हो सकती हैं, ऐसी मैट्रिसेस हैं जो इन्वर्ट हो सकती हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी है, ये आप बगैर इनके इनके केस में ये देखना क्या ये इन्वर्टेबल है। देर आर रूल्स टू चेक दैट। मसलन एक रूल ये है जो आपको भी करना था इस्तेमाल, कि अगर उनका डिटर्मिनेंट
जीरो नहीं है तो वो इन्वर्टेबल है। जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कहा जाता है, तो जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता और वो नॉन सिंगुलर है वो सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, वो सॉल्व नहीं हो सकता, उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, इन्वर्स नहीं निकल सकता। ये होता है इन्वर्टिबिलिटी का रूल। तो आप वो रूल इस पर अप्लाई करके अगर इन दोनों का आपको पता चल जाता है कि ये तो इन्वर्टेबल है, अब आपसे कोई पूछे कि क्या ए इंटू बी भी इन्वर्टेबल होगी, तो एक तरीका ये कर सकते थे आप कि ए और बी को मल्टीप्लाई करते, एक मैट्रिक्स निकलती, इसको डिटर्मिनेंट पे टेस्ट अप्लाई करते, इसका डिटर्मिनेंट आप कहते हैं जीरो नहीं है, आप कहते हैं यस इट इज इन्वर्टेबल। यस, ये लंबे प्रोसेस से है, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज भी ये है कि अगर ए और बी अलग अलग इन्वर्टेबल हैं तो ए बी फॉर श्योर इन्वर्टेबल है, बाय बाय डेफिनेशन इन्वर्टेबल। अब अगर वो इन्वर्टेबल है, ए बी इज इन्वर्टेबल, और अब आप इसका इन्वर्ट मालूम करना चाहते हैं, तो अब दो तरीके से, एक तो ये कि ए बी के पूरा उस पर प्रोसेस आप इन्वर्ट करने का अप्लाई करें और इन्वर्शन मालूम करें। एक ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर प्रोडक्ट ए बी को इन्वर्ट करना है, तो आप और आपके पास इनके अलग अलग इन्वर्स मैट्रिसेस मौजूद थी, तो आपको बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इफ यू ऑलरेडी हैड टू मैट्रिसेस और उनके इनवर्स भी आपके पास थे, अब आपको उसके प्रोडक्ट का इनवर्स मालूम करना है, तो आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकाल सकते हो। और ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर ए बी पावर -1, अब ये देखें, अब ये देखो, नॉर्मली फिर वही बात कि हम नंबर्स वाले सारे रूल जो हम बारह कई दफा हम कहते हैं यार जीरो इंटू ए जीरो, ये प्रॉपर्टी है। यस, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर केस जो इंटीजर का होता है ट्रू नहीं होता है। ए इंटू बी है, इसका आपको अगर इनवर्स लेना होता है, यानी एक दो नंबर्स की प्रोडक्ट है और उसको इनवर्स लेना होता है, तो हम कहते हैं कि ओके इट्स इक्वल टू इनवर्स, ए का इनवर्स ले लें, उसको बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, या हम बी का इनवर्स ले लें और उसको ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। इंटीजर अलजेब्रा में ये एक ही बात है, ये दोनों बातें ट्रू हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ये ट्रू नहीं है, इनमें से ये उल्टा वाला ऑर्डर ट्रू है, ये ट्रू है मैट्रिक्स अलजेब्रा में और ये नहीं है। तो ए और बी का मल्टीप्लाई बाय बी का इनवर्स लेना है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, ये अपोजिट वाला ट्रू है, दूसरा ट्रू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इज इक्वल टू ए, या प्रॉपर्टी में इस्तेमाल नहीं कर सकते ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब इसको आप एग्जाम्पल से भी कोई आपको चेक करने को कह सकता है, या आप चेक कर लें कि ये ए है और ये बी है, इसका इनवर्स मालूम करें ए इनवर्स, इसको चेक करने के लिए इसका इनवर्स मालूम करें बी इनवर्स, आपको इनवर्स निकालना आता है। अब आप कहें कि मुझे इस ए बी का इनवर्स चाहिए, ए बी का इनवर्स, ये प्रॉपर्टी में आपको होता है ए बी का इनवर्स चाहिए, तो आपको बेसिकली ये ए बी मैट्रिक्स ये है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। आप देखो कि क्या ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का आंसर वही आता है जो ये है ए बी इनवर्स, या इसी तरह फिर मल्टीप्लाई करो बी इनवर्स को विद ए इनवर्स, उसका आंसर देखो और देखो कि किससे ए बी इनवर्स का आंसर मैच करता है। आप देखोगे कि ए बी इनवर्स का आंसर इस वाले से तो मैच करेगा और इस वाले से नहीं करेगा। ये इसकी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं यहां एग्जाम्पल में। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब मैट्रिक्स की पावर क्या होता है, मैट्रिक्स में पावर का रूल किस तरह हैंडल किया जाता है, ये हम देखेंगे। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स की पावर n है, एक मैट्रिक्स की पावर n है, इससे क्या मुराद है। जस्ट लाइक नंबर्स इन इंटीजर, इट बिहेव्स लाइक दैट कि ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें इसका
आंसर वही मिलेगा विच इज हम कहेंगे a पावर n। तो अगर n इज ग्रेटर देन 0 तो फिर ये बात ट्रू है। अगर n 0 है यानी एक मैट्रिक्स A और उसकी पावर आपने 0 लेनी है तो उसकी पावर 0 से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस तरह इंटीजर नंबरों में कोई नंबर की पावर 0 ली जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है, इसी तरह यहां पर हमारा उसी डायमेंशन की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ये A0 हो जाता है। ये अब ये अगर A आपका जो भी डायमेंशन थी उस डायमेंशन के हिसाब से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये पावर की प्रॉपर्टीज है। क्या माइनस की पावर में क्या होगा वो देख लेते हैं कि अगर a की पावर माइनस n यानी ये नंबर है a की पावर माइनस n लेनी हो तो ये इक्वलेंट है जिस तरह के इंटीजर मैथ्स में होता है कि a का -1 पावर n, यानी ये जैसे n और -1 पावर में मल्टीप्लाई करें तो माइनस n बनेगा। ये हमारे इंटीजर के मैथ्स में ऐसा है, मैट्रिक्स के मैथ्स में भी ये ट्रू है। और विच मीन्स कि a की पावर -n लेना हो तो a -1 की पावर n लो, विच मीन्स a -1 a -1 a -1 n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको ये चीज आ जाएगी a की पावर -1। जैसे a की पावर प्लस n में a प्लस वाला n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, a माइनस n में a माइनस वाला इसने टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। इसी तरह एक्सपोनेंट का जो लॉ था हमारे इंटीजर में वो भी मैट्रिसेस पे होल्ड करता है कि अगर हमारा एक नंबर x पावर r था और फिर x पावर s था तो हम कहते थे इक्वल टू x पावर r प्लस s। ठीक है, ये हम वहां करते थे। यहां भी अगर एक मैट्रिक्स है उसकी पावर r, एक और मैट्रिक्स उसकी पावर s, सेम सेम मैट्रिक्स a ही है, a की पावर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर वही होगा जो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स की अगर पावर r प्लस 1 लेते हैं। यानी अगर a आपका एक मैट्रिक्स है और a का आप 3 a की पावर 3 लेते हैं या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर a की पावर 5 लेते हैं, सपोज 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन दोनों को आपस में इस आंसर को और इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ये आंसर आता है ये वही होगा कि अगर आप a को 3 + 5 यानी कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, यानी a 8 का भी वही आंसर होता जो आप एक a3 मालूम करो और a5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। और ऑब्वियस नजर आ रहा है, इस प्रॉपर्टी से भी पता चल रहा है। ये बातें हमें हर एक को कहनी है, समझ के कहनी है, फिर ही होल्ड होगा। ठीक, इसी तरह पावर वाला रूल कि ए आर पावर एस का इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग द पावर्स आर इंटू एस। देखिए ये रूल मैं ये इंटीजर वाला है, इस पे होल्ड कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि एक आपका ए की पावर आर और ए की पावर एस को आपने करना है तो इसमें ये ऐड होती है पावर, ये ऐड हो गई। अगर आप ए की पावर आर और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी फर्दर पावर एस ले रहे हैं, इसमें ये मल्टीप्लाई होती हैं। ये हमारा रूल इंटीजर वाला है, वो मैट्रिसेस पे भी होल्ड होता है। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ रही है इनमें। अगर ए इन्वर्टेबल है, जो हम अस्यूम कर रहे हैं ए है और इन्वर्टेबल है, फिर क्या होगा? ए इनवर्स भी इन्वर्टेबल होगा, यानी ए का जो इनवर्स होता है वो भी इन्वर्टेबल होगा और उससे वापस हमें ए मिल जाएगा। ओके, तो ए इनवर्स इज इन्वर्टेबल और ए इनवर्स को अगर इन्वर्ट करें यानी ए इनवर्स का जो आपका मैट्रिक्स है उस पर इन्वर्शन के प्रोसेस से गुजारें तो आप देखोगे दोबारा ए आया। तो ये दोनों माइनस माइनस जैसे होता है इंटीजर अलजेब्रा में, वो यहां भी ट्रू है। अगर ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा था अगर वो इन्वर्टेबल है, अगर ए एन इज इन्वर्टेबल और ए एन का माइनस
इज इक्वल टू ए माइनस का एन फॉर ऑल एन। तो अगर ए एन इन्वर्टेबल हो तो ए एन का इनवर्स इज सेम एज ए के इनवर्स का एन। ये इसके लिए जरूरी है कि भाई इन्वर्टेबल हो। ये प्रॉपर्टी हमने पीछे भी देखी थी, मगर ये शर्त है कि इन्वर्टेबल। अब रेड में जो है ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो इतनी ऑब्वियस नहीं होती कि अगर एक कोई नंबर है के, कांस्टेंट नंबर के, और इस कांस्टेंट को ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स से क्या मुराद है? हर नंबर, हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स के उसमें ये है, डिटर्मिनेंट में ये रूल डिफरेंट है। मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स अगर एक मैट्रिक्स ये ए है, ये कोई इसके नंबर दें और इसे के से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है हर एलिमेंट इनसाइड एवरी एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, हम आगे देखेंगे। डिटरमिनेंट में ये मुख्तलिफ बात है, उसमें कोई एक रो या कॉलम खाली के से मल्टीप्लाई होता है। तो यू मेक श्योर कि मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, यहाँ सॉरी यहाँ जो भी नंबर है ए, ये नंबर फर्स्ट करो, हम कहते हैं ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये A 2 1 है, और एक ये A 2 2 है। तो ये हर नंबर यहाँ जो है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ के इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। ये के ए मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार मैं के ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूंगा, यानी ये मैट्रिक्स है के ए मैट्रिक्स जिसके अंदर अब के अंदर जा चुका है। अब के ए, ये के ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर के इज अब्सॉर्ब इनटू इट। अब ये, अब इस मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स जिसमें अंदर सारे के मौजूद हैं, के ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो, तो आप, और आपको ए मैट्रिक्स का इनवर्स पता था, ए का आपको पता है कि ए का इनवर्स क्या, आप कैलकुलेट कर चुके हो, ए का इनवर्स आपको मालूम है। तो आप 1/k से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये माइनस कांस्टेंट पर भी अप्लाई हुआ है, यानी ये माइनस इस कांस्टेंट पे भी गया है, ये माइनस इस मैट्रिक्स पे भी गया है। तो k पर जब ये कांस्टेंट गया तो 1/k हो गया, और इस पर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट के केस में इनवर्स पे ये प्रॉपर्टी इस तरह है। ओके, ये आप इसको पावर मैट्रिक्स के एग्जांपल हम दिखा रहे हैं कि अगर ये ए है और ये इसका इनवर्स मैट्रिक्स है, और ए की आप 3 दफा मल्टीप्लिकेशन करके A3 कैलकुलेट कर लो, ये एग्जांपल आप करें देखें, और आप ए इनवर्स को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स कर लो, तो A-3 कैलकुलेट कर लो। तो ये सारी ये प्रॉपर्टीज के ए इनवर्स का, ये ए इनवर्स को 3 दफा करने से जो आंसर आएगा आपका, और यानी ए इनवर्स फी का आपको दो तरीके से हम कह रहे हैं कि ए इनवर्स को लेके आप 3 दफा वो कर सकते हैं, 3 दफा, या आप A3 का A3 का इनवर्स ले सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी वाइज सेम होंगे, ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ए इनवर्स को 3 दफा मल्टीप्लाई करो और एक वैल्यू निकालो, ये वाला, और आप ये करो कि ये A3 जो आपने इधर का मालूम किया था ए का, उसका इनवर्स मालूम करो, इसका इनवर्स मालूम करो, और दूसरा आंसर, और देखो क्या वो इक्वल है। तो फिर आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वेरीफाई कर लिया आपने। अब पॉलिनोमियल का असूल, मैट्रिसेस में पॉलिनोमियल का बिहेवियर क्या है? पॉलिनोमियल हमने अलजबरा में हमेशा
पॉलिनोमियल्स को डील किया है और हम इसमें बहुत काफ़ी अलजबरा कर चुके, क्योंकि पॉलिनोमियल का भी ये होता है, जैसे आपकी इक्वेशंस है, अक्सर इक्वेशंस हम हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ लिख रहे होते हैं, पॉलिनोमियल्स को उसी चीज़ को लोएस्ट से हाई की तरफ लिखें और सारी हर लोकेशन को उसकी पावर से आइडेंटिफाई करें। यानी अभी जो इक्वेशन हम मल्टी वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस देख रहे थे वो तो ये थी, इसको डिस्टिंग्विश कर लेते पॉलिनोमियल से। अभी हम ये कह रहे थे कि हमारा ये वेरिएबल हमारे चेंज हो रहे हैं, यानी ये एक वेरिएबल हमारा x1 है, दूसरा वेरिएबल x2 है, ये वेरिएबल है लाइक xyz, तीसरा वेरिएबल x3 है। तो ये इसके सबस्क्रिप्ट में इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी ये मे बी x हो एक वेरिएबल, ये y वेरिएबल हो, ये z वेरिएबल हो। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में मल्टीपल वेरिएबल वाला केस, जो अभी तक हम सीख रहे थे और काम कर रहे थे, ये वो है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि एक ये x1 x2 नहीं है, ये x की पावर 1 और x की पावर 2 है। x वही है, वेरिएबल एक ही है, जिसकी पावर्स बढ़ रही हैं, x की पावर 1, x की पावर 2, स्क्वायर ले लिया x का वेरिएबल का, x की पावर 3। तो यहां वेरिएबल्स के लिहाज से दे आर नो मोर लीनियर। ये तो अगर n टर्म्स हैं तो ये पावर ऑफ n ऑर्डर ऑफ n है, ये आपकी इक्वेशन, ये n पावर की इक्वेशन होगी, सही है। तो ये इसमें लीनियर और इसमें फर्क है। यहां पर ये देखो, ये पावर में है, अब दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक। तो एक इक्वेशन अगर आप इस तरह लिखें कि जो x की पावर में इंक्रीजिंग पावर के साथ उसकी टर्म्स आप लिख रहे हो एक सीक्वेंस में, और उनके साथ कोएफिशिएंट्स को भी आप, कोएफिशिएंट्स को सबस्क्रिप्ट से आप पहचान रहे हैं कि ये पहला कोएफिशिएंट, दूसरा, जब तीसरा ये nth कोएफिशिएंट, सात कोएफिशिएंट्स लिख रहे हो, और सबसे छोटा वाला ए जीरो, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये x0 लिखें तो ये 1 होगा, यहाँ भी x है, x0 विच इज इक्वल टू 1, इसलिए वो लिखा नहीं हमने। तो अगर a0 से an कोएफिशिएंट हैं और x0 से xn वेरिएबल की पावर्स हैं और ये टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये चीज पॉलिनोमियल कहलाती है। इसमें एट टाइम्स कोई बीच में टर्म मिसिंग हो सकती हैं, मगर हाईएस्ट पावर अगर n है तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये है पॉलिनोमियल, हमारा जो पॉलिनोमियल आम इंटीजर अलजेब्रा में होता है। ये वाला मामला मैट्रिसेस में भी होल्ड करता है विद सम स्पेसिफिक थिंग्स टू मेंशन। पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, जैसे यहाँ वेरिएबल x था, मैट्रिक्स ए हो, फिर क्या होगा? यस, कोएफिशिएंट्स उसी तरह हैं, x की पावर की जगह a की पावर्स है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर n, ये। और पहली टर्म में जैसे मैं कह रहा था x की पावर 0 इज 1, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दिस साइज, जो भी कुछ ये हमारा a का साइज है, उस साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जो इस कोएफिशिएंट a0 से मल्टीप्लाई होगी तो सारी जगह a0 हो जाएगा। तो ये इसमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है इंटीजर की पॉलिनोमियल और मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल में, जिसमें हम आई कह रहे हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस साइज की जो ए का साइज है, उस साइज की मल्टीप्लाई, ठीक है। आपका ए जो था वो m/m साइज का था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इसमें है वो भी m/m साइज की होगी। ओके, ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन मैट्रिसेस है। क्या ये बात अगर कोई हमसे कहे कि जैसे इसमें हम कहते हैं कि यार अगर ये पॉलिनोमियल एक है px 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये कैन यू कैलकुलेट पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स वेयर a इज गिवन, ये आपको यस उसी तरह ये चार चीजें लिखोगे आप, 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4, ये 4 के साथ आपने आई मैट्रिक्स लिखना,
आप कहोगे यस मैं आई कैन कैलकुलेट इट, ये आप यू कैन डू दिस। 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि कांस्टेंट इसके अंदर चला जाएगा, ए इंटू ए के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसमें ये 2 हर एक एलिमेंट पे चला जाएगा। इसी तरह -3a, ये -3 हर एक के साथ अंदर चला जाएगा, 4 के साथ आई 4 हर एक के साथ अंदर चला जाएगा। ये जो मैट्रिसेस बनेंगी वो ये होंगी, ये इन मैट्रिसेस को आप ऐड करोगे तो ये बनेगा। तो कोई यू दैट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड पी ए फॉर दिस गिवन ए। उसमें आपने सारे अपने स्क्वायर लेने के, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के, ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के सारे रूल्स अप्लाई हो गए और आपने ये सॉल्व कर लिया। सो यू हैव सॉल्व्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स बाय फॉर ए गिवन एक्सप्रेशन। ओके, अब जिस तरह इनवर्स के बिहेवियर और वो हैं, यही ट्रांसपोज के भी ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं जिनमें आप कुछ सटल डिफरेंसेस होंगे जो आपको समझने होंगे और उनको फॉलो करना होगा। ट्रांसपोज जैसे आपको बताया था कि ट्रांसपोज इज नथिंग बट, अगर एक मैट्रिक्स है तो इसकी जो रोज को आप कॉलम की शक्ल में लिख के ये ट्रांसपोज करना है, तो ये वाली रो आप यहाँ कॉलम में ले जाएं, दूसरी रो को कॉलम पे लिख दें, तीसरी रो कॉलम में लिख दें, और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है। ये है ट्रांसपोज कि इसकी रोज को कॉलम वाइज लिख दें। अच्छा, इनमें ये भी जरूरी नहीं है, जैसे कि इनवर्स के लिए जरूरी था कि अगर ए का इनवर्स निकालना है तो आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ट्रांसपोज में वो पाबंदी नहीं है। ट्रांसपोज में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी है, अगर m इंटू एन मैट्रिक्स है तो आप इसकी रोज को कॉलम करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी, वैलिड है, और उसकी डायमेंशन n इंटू एम होंगी। ये भी अंडरस्टूड है कि डायमेंशन उसकी चेंज हो जाएंगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ये पॉसिबल है। ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन थी। अब उसकी प्रॉपर्टीज कि क्या ए का ट्रांसपोज लेके उसका फिर ट्रांसपोज लें तो वी विल गेट ए, यस, ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। और ए टी इंटू टी एक तरह से आप समझे जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ट्रांसपोज वाइज भी, ट्रांसपोज के रूल्स को फॉलो करते हुए भी ये ट्रू है। अगर दो मैट्रिसेस है उनके सम का ट्रांसपोज लेना है तो एक तरीका इन्हें ऐड करें, जो आंसर आए उस पर ट्रांसपोज का रूल अप्लाई कर दें, बट इट इज इक्वल टू पहली मैट्रिक्स, ये टी इन पर अलग अलग जा सकता है, पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस दूसरी मैट्रिक्स, यानी अलग अलग ट्रांसपोज लेके उन्हें ऐड करें, वो भी वही बात है, और इनको पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज लें तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में होल्ड करती है, और वो माइनस में भी होल्ड करती है। ओके, अब वो वाला काम कि अभी जो इनवर्स में हमने देखा था k इंटू ए का ट्रांसपोज लें, तो अब इसके अंदर वो जैसे हमने इनवर्स में तो इनवर्स इस पे भी अप्लाई किया था और यहाँ 1/k लिखा था। इस केस में वैसा नहीं है, ठीक है। k इंटू ए का ट्रांसपोज लेना है तो आप k को अलहदा करो और a का ट्रांसपोज ले लो और इसको मल्टीप्लाई करो, इट इज सेम थिंग। यानी आपने यहाँ अब k जिस तरह वो ट्रांसपोज का बात, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, अगर इस पर आप ट्रांसपोज अप्लाई करते भी तो कांस्टेंट नंबर एक नंबर का ट्रांसपोज वही है, अगर अलग अलग भी आपने अप्लाई करना है। तो इस केस में, इनवर्स के केस में यहाँ पर 1/k इंटू ए टी था, ये मैंने आपको अभी गौर से दिखाया था, ये कि के ए का इनवर्स ले रहे हैं तो आपने इस कांस्टेंट के इनवर्स को ए के इनवर्स से मल्टी, इसके बराबर है। जबकि अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो के एज इट इज बाहर निकाल लें और ए का ट्रांसपोज लें और इन मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये वो इनवर्स की तरह ए बी का इनवर्स में हमने कहा था बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, उसी तरह ट्रांसपोज में भी ये ऑर्डर बदलना लाजमी है। यानी इसमें भी जैसे ए बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, जिस तरह मैंने आपको अभी पीछे बताया इनवर्स के लिए कि कांस्टेंट नंबर में तो ये ट्रू होता है,
ये कांस्टेंट नंबर में तो अगर ए बी का इनवर्स लेना हो तो इनके इनवर्सेस को मल्टीप्लाई इधर से करें या इधर से करें, ये एक ही रहता है। मगर इनवर्स के केस में हम रिवर्स ऑर्डर में ही सिर्फ ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं है, ये हमने बताया था। ऐसा ही बात ट्रांसपोज में है कि अगर आप प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले रहे हैं, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना है आपने, तो आप इसको ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं ले सकते और वो सही नहीं होगा। ये सिर्फ सही है कि रिवर्स ऑर्डर में अगर दोनों ट्रांसपोजेस को मल्टीप्लाई करें तो इट इज इक्वल। ओके, इंपॉर्टेंट। सो अब दोनों को कंबाइन करके देखें, यानी अभी हमने इनवर्स के रूल सीखे और हमने ट्रांसपोज के रूल सीखे। अब हम कहते हैं कि हम दोनों को मिला के देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। ओके, यानी इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या है। अगर ए इन्वर्टेबल है और ए टी भी इन्वर्टेबल है, अभी यानी ये वाली बात हमने, अगर ऐसा है यानी ये डुएबल चीजें अगर हैं तो फिर क्या होगा कि अगर आपने किसी ए टी का इनवर्स लेना हो तो आप ये प्रॉपर्टी जैसे इंटीजर नंबर्स की प्रॉपर्टी है उसके तौर पे इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हो कि यानी दिस थिंग इज इक्वल टू ए माइनस वन का टी। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपने ए के ट्रांसपोज का इनवर्स मालूम करना है और आपको ए का इनवर्स पहले से मालूम है, तो अब आप एक तरीका ए का ट्रांसपोज लो और फिर उसका इनवर्स कैलकुलेट करो। ये करते, उसकी जगह अगर ए का इनवर्स मौजूद था तो आपने कहा ए के इनवर्स को खाली मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट अगर आपके सही हैं तो यू कैन सेव ए लॉट ऑफ एफर्ट। if you had a and its inverse, you have to use this property to save lot of effort, वरना you will be doing some duplicate work again। ये प्रॉपर्टी ट्रू है, जिस तरह पावर्स के केस में ट्रू होती है नंबर की, इसमें भी ट्रू है। और ये चाहे तो आप चेक कर लें, ये ए है ये ए टी है, आप ए इसका इनवर्स लें, ए टी इनवर्स का मतलब है इसका इनवर्स कैलकुलेट करें। ओके, दूसरा इसका इनवर्स लें और उसको ट्रांसपोज करें। अब ये आप टेस्ट करें, ये चीजें एग्जांपल के तौर पे इसलिए दी हैं, यू मस्ट वेरीफाई दिस बिहेवियर्स एंड अंडरस्टैंड देम। इसका इनवर्स लें और उसको ट्रांसपोज करें, इस ट्रांसपोज का इनवर्स मालूम करें और देखें दोनों आंसर एक हैं तो ये प्रॉपर्टी मैच करती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इनवर्स और के सिलसिले में ये है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिसेस और उनका रोल ए इनवर्स में क्या है। हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखे हैं, जब आपने गॉसियन एलिमिनेशन की, गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन की, तो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखे थे जिसमें यही था, दो रोज को इंटरचेंज करना, किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, एक रो के मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड करना। ये तीन हमने रो ऑपरेशन सीखे थे जो गॉसियन और गॉसियन जॉर्डन में इस्तेमाल किए हैं हमने। इस तरह का मामला अगर हम, अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब हम बात करने लगे हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये होती है कि अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर एक रो ऑपरेशन अप्लाई करो, उसका जो रिजल्ट होगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। वन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, उसके ऊपर एक रो ऑपरेशन कोई भी आप अप्लाई करो, उसके नतीजे में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो चेंज होकर आंसर आएगा, दैट विल बी योर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एनी ऑपरेशन, एनी वन ऑफ दीज बेसिक रो ऑपरेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किए जाएं तो जो आंसर है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। हमें जो तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस पता हैं, हमने जो पीछे सीखे हैं, उनकी रोशनी में हमारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस, यानी अगर वो ऑपरेशंस आइडेंटिटी पे अप्लाई किए जाएं तो तीन ही बनेंगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तीन ऑपरेशंस थे, तीन टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेंगी। एक
ये एलिमेंट्री ए के लिए हम कह रहे हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई जे। तो अगर ई एक मैट्रिक्स थी, अगर एक आई एन एक मैट्रिक्स थी और उसकी आईएथ रो को जेथ रो से एक्सचेंज किया, ये रो एक्सचेंज वाला है, आई रो को जे रो से स्वैप किया जाए उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो वो जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी उसको हम कहेंगे ई आई जे। ये बात समझ आई? ओके, ये मैं ये कह रहा हूं कि एक अगर हमारा फर्स्ट करो ये था आई थ्री था, जो भी आई थ्री आई फोर कोई भी, इसमें मेरी आई ये आई है, आई थ्री है एक्चुअली इसके, और ये वन 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 जीरो जीरो जीरो, ये मेरी एक आई मैट्रिक्स थी। अगर इसमें मैं आईएथ और जेथ रो को स्वैप कर लूं, कोई सी दो रो को, मे बी ये दो, मैं कहता हूं इन्हें स्वैप करूं, आईएथ रो को जेथ रो से स्वैप कर लिया, इसको यहां लिख दिया, उसको वहां लिख दिया, ये हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इस पे मैंने ये अप्लाई किया। तो ये अब जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी इसको मैं कहूंगा ये ई आई जे है, यानी आई को जे से स्वैप करने का ऑपरेशन अगर आई मैट्रिक्स पे मैंने अप्लाई किया है। अब जो मेरी ये मैट्रिक्स नई बनेगी, विच मीन्स कि अगर मैं स्वैप कर रहा हूं तो ये ऊपर चला जाएगा 0 0 1, नीचे आ जाएगा 1 0 0। ओके, तो ये मेरा स्वैप करने से जो आंसर आ रहा है कि ऊपर मैं लिख रहा हूं ये आखिरी रो, और ये अब जो ये मैट्रिक्स बनी है, ये जो बनी है ये कहलाएगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई आई जे, ये स्वैपिंग वाला। इसी तरह बाकी दोनों प्रॉपर्टीज को लगा के भी अगर मैं आई मैट्रिक्स पे अप्लाई करूं मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कहलाएगी ई आई सी, यानी एक मैट्रिक्स थी उसको कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई किया, आईएथ उसकी रो को सी से मल्टीप्लाई किया तो ई आई सी कहलाएगी। इसी तरह अगर मैंने एक मैट्रिक्स के आईएथ रो को सी से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको जेथ रो में ऐड कर दिया तो वो मेरी बना कहलाएगी ई आई जे सी। ये तीन प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से तीन एलिमेंट्री मैट्रिसेस की टाइप बन गई। ओके, अब इंटरेस्टिंग पार्ट, ये इसकी एग्जांपल है जो मैंने अभी तीनों बताई हैं, ये उसके एग्जांपल है, ये आप यहाँ देखें कि क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन करने से वो मैट्रिक्स बनती है, यू कैन सी दैट। अच्छा, अब क्या होगा अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसको आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या होगा, ए पे अगर आपने कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई अप्लाई की तो ये प्रोडक्ट का नतीजा वही होगा जो अगर आप ए पे डायरेक्टली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करते। यानी अगर ए पे को डायरेक्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करना और ए को रिस्पेक्टिव एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ये एक ही चीज है, इसका नतीजा एक ही होगा। ये हमारा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमने इनवर्स का रूल फाइंड किया है। यानी ये तो अब इसकी एग्जांपल है कि अगर ए है और एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स विद सम ऑपरेशन है मौजूद, जैसे कि इसमें आपने किया है 3 टाइम्स किया है नीचे वाले को, वो मौजूद है ये, तो ई को ए से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो वही होगा जो ओरिजिनल ए पे आप वो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब अगर ये है और इसके अंदर ये अंडरस्टूड है कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस जितने भी हैं उनके रिवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, कि अगर आपने रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका उलट ऑपरेशन क्या है कि उसको उससे डिवाइड करें। अगर आई को जे से चेंज करें तो उसका रिवर्स ऑपरेशन क्या है कि जे को आई से चेंज करें। अगर सी टाइम्स आई को जे में ऐड करें
तो माइनस सी टाइम्स आई को जे में ऐड करें तो उसका उलट ऑपरेशन हो गया। हर एलिमेंट्री ऑपरेशन का एक उलट ऑपरेशन भी है। अच्छा, इसके रोशनी में ये एग्जांपल्स हैं कि हर एलिमेंट्री ऑपरेशन का उलट ऑपरेशन भी। और इस वजह से अब हमें एलिमेंट्री मैट्रिसेस के इन्वर्स होने के बारे में ये रूल्स हमारे बन गए कि ई आई जे का इन्वर्स निकालना है तो ई आई जे का इन्वर्स बेसिकली ई जे आई बनता है हमारा, विच इज सेम, ये वो स्वैप करने वाला है, विच इज सेम जो ई आई जे होता है। ओके, इन्वर्स वाइज एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स लें तो वो वही रहेगी। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो सी से किसी रो को मल्टीप्लाई करने वाला काम है, इसको इन्वर्स करें यानी वापस करें, इन्वर्स लें इसका, तो फिर वो 1/c इंटू दैट आएगी। और इसी तरह ई आई जे मैट्रिक्स के कांस्टेंट से आई को मल्टीप्लाई करके जे से करने वाला जो काम है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स लें तो वो ई आई जे मैट्रिक्स को खाली -c से मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्विवेलेंट होगा। ये प्रॉपर्टीज हमारी क्विक ऑपरेशन में काम आएंगी। तो अब इसके तहत ये हमारा वो रूल था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और इस पर आप ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस परफॉर्म कर रहे हैं, ए को पहले एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, उसको फिर दूसरी E2 से मल्टीप्लाई किया एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन से, फिर ये बन गया, फिर इस तरह आप मल्टीप्लाई करते गए इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस से इस ए को, तो ये ई इतने एलिमेंट्री मैट्रिसेस को अप्लाई किया इस ए पे, तो आपके इस आंसर में ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए और आपका अगर आई एन आ गया, अगर आपने ए पे इतनी एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई किया कि आपका रिजल्ट आई एन आ गया, तो फिर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस आई एन पे अप्लाई करें, यही सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन अब आई एन पे अप्लाई करें तो इट विल गिव यू ए इनवर्स। ये वो मेथड था जो अब पिछले सवाल में हमने थर्ड क्वेश्चन में कहा था कि आप इनवर्स मालूम करो, वो ये था कि अगर एक आप ए लिखो और उसको अपेंड करो आई से ये, और फिर ए के ऊपर सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस्तेमाल करते जाओ हत्ता कि वो आई बन जाता है, तो आपका आई जो है वो ए इनवर्स बन जाता है। इसकी लॉजिक रीजन वो ये है कि हम अगर ए पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये ऑपरेशंस कर रहे हैं ए के ऊपर, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, अगर हम ये सारे करते हैं तो उसको आई एन पे ले जाते हैं, तो आई एन में अगर वो सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन इस्तेमाल करें तो वो ए इनवर्स बन जाता है। तो दोनों तरफ ये काम हो रहा है, इसलिए वो ए इनवर्स बन गया। ये हमारा थर्ड मेथड था इनवर्स का जो हमने लास्ट टाइम आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब यही मेथड एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पर इस्तेमाल हो जाता है कि अगर आपके बहुत सारे ऐसे वो हों आपके, ये कि ये दो 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 से ले लो, इन दोनों की ए या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक जैसी, इसकी भी और इसकी भी, हाउएवर इनके जो बी हैं वो डिफरेंट है। इधर बी कुछ है, ये बी1, इसको बी ए कह लो, इसको बी बी, ये वेक्टर और ये वेक्टर से डिफर करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक है। अगर इन दोनों को अगर आपने सॉल्व करना हो तो अभी तक जो हमने तरीके सीखे उसमें आपको इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा काम है। इसका शॉर्टकट ये ए, ये ए बी, इसको मैं बी का नाम बी1 दे देता हूँ, ये बी1 के साथ है पूरा वेक्टर बी1, और ये ए दूसरा वेक्टर के साथ बी2 है, पूरा वेक्टर बी2, मैं इस पूरे वेक्टर को कह रहा हूँ बी2। इन्हें अलग अलग सॉल्व करने के बजाय अगर आप ए लिखो और उसके साथ ये दोनों ये डैश करके यहाँ पूरा बी1 वेक्टर लिख लो और यहाँ दूसरा बी2 वेक्टर लिख लो, अब आप इस पे रो ऑपरेशंस इस्तेमाल करोगे और इसको डायगोनल बनाओगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे हम गॉसियन जॉर्डन से करते हैं, लेट्स से हम गॉसियन जॉर्डन से कर रहे हैं, तो आपको इनके कंबाइंड ऑपरेशन करने से दोनों इक्वेशनें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। पहली इक्वेशन के भी इसको आपने वो बनाया
तो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकल आएगा, दूसरी का भी सॉल्यूशन निकल आएगा। एक कंबाइन में दोनों के वेक्टर्स डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस तरह। ये यानी अगर ये एक आपकी मैट्रिक्स थी, एक दूसरी ये थी, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको ये करना था, एक अलग ये सॉल्व करना था और एक अलग ये सॉल्व करना था। इस काम को करने के लिए आप ये कर सकते हो कि ए के साथ ये सारे बी के वेक्टर्स इकट्ठे लिखो और इसको सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करो एक बी की, तो आपके सारे सेट सॉल्व हो जाएंगे एक ही दफा में। इन पे रो ऑपरेशन इस्तेमाल करो, ए को डायगोनल बनाओ, आपके उस एक्स वाई जेड के आंसर में ये सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकल आएंगे। जैसे इसमें दोनों इक्वेशनों सॉल्व हो जाएंगी एक दफा में अगर आप इस तरह करोगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज और इनवर्स प्रॉपर्टी और ट्रांसपोज प्रॉपर्टी हमने मैट्रिसेस की ये सारी देख ली, और नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे इसको अपने नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स। ये यहाँ तक तो हमने इसके सारे मामला देख लिए हैं। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने ये डायगोनल, ट्रायंगुलरेशन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी स्लाइड्स आपको पहले भी बताया हुआ है, वो भी स्लाइड्स आपको मैं डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। ये बातें हम पहले सॉल्यूशन के टाइम में अलग अलग कर चुके हैं। अगर इनमें आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क, दैट कंप्लीट्स अवर दिस थिंग। ये हम पहले इनवर्सिस के टाइमों में इनको अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायंगुलर इक्वेशन क्या होती है, अपर क्या होती है, लोअर क्या होती है, सिमेट्रिक क्या है, डायगोनल क्या है। तो उसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर हैं, वो भी मैं इसमें आपके इस लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा, एंड दैट कंप्लीट्स अवर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का सेट। अब हम डिटर्मिनेंट के रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।